ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि क्या हुआ है और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये कोई नहीं जानता है। जैसा कि सबसे बड़ा बवाल इस समय जो चल रहा है वो एनटीपीसी सीबीटी को लेकर हो गया है और ग्रुप डी को भी लेकर बहुत सी समस्याएं हैं। रेलवे विवादों की एक सबसे बड़ी परीक्षा है। जब भी परीक्षा होती है विवाद होता है, परिणाम आता है फिर विवाद होता है, कोई भी ज्वाइनिंग होती है फिर विवाद होता है। तो मेरी इस बात को आप अच्छे तरीके से समझिए, सुनिए और ख़ुद सोचिए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्या रेलवे बोर्ड को करना चाहिए, क्या अभ्यर्थियों को करना चाहिए, और ख़ुद आप लोग तय करें कि क्या होना चाहिए। क्योंकि जब मैं देख रहा हूँ कि जब से भी लगभग पिछले 2 साल से जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसमें निश्चित है कोई ना कोई बवाल होता है, चाहे CGL-19 का रिज़ल्ट हो, चाहे रेलवे का रिज़ल्ट हो। अभी तो ग्रुप डी का पेपर भी नहीं हुआ है, तो उसका रिज़ल्ट जब भी आएगा तो बवाल होना ही है। तो जो सबसे बड़ा मैटर है वो अभी ये है कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिज़ल्ट आया है। तो वो जो सीबीटी 1 का रिज़ल्ट है वो जारी किया गया है आयोग की तरफ से, आरआरबी के द्वारा। आरआरबी ने जो अपना रिज़ल्ट जारी किया है उसमें साफ साफ है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है। और कट ऑफ ज़्यादा जाने का सबसे बड़ा मैटर यही है कि कट ऑफ क्यों ज़्यादा चली गई है। तो आप लोग इस बात को समझिए कि जब एक कंपटीशन होता है तो उसमें ये दिखाया जाता है कि रिक्तियाँ कितनी हैं। अगर रिक्तियाँ कितनी हैं और उसके कितने गुना अभ्यर्थी हैं और कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, इस चीज़ों पर भी कट ऑफ डिसाइड की जाती है और यही प्रावधान है। लेकिन जो सबसे बड़ा मैटर ये है कि एनटीपीसी सीबीटी 1 में जब 2 प्रकार के अभ्यर्थी, जिसमें ग्रेजुएट और इंटरमीडिएट, ये 2 अभ्यर्थी एक साथ पेपर दे रहे हैं, तो ग्रेजुएट वाले का कट ऑफ इंटरमीडिएट वालों से लो है। ये मेन मैटर है। अब बात आती है कि ग्रेजुएट वालों की वैकेंसी ज़्यादा है इसलिए उनकी कट ऑफ लो है, और इंटरमीडिएट वालों की वैकेंसी कम है इसलिए उनकी कट ऑफ ज़्यादा है। और इसलिए जब आप ये देख रहे हैं कि ग्रेजुएट वालों की कट ऑफ कम है क्योंकि उनकी वैकेंसी ज़्यादा है और वो आपसे ज़्यादा योग्य हैं, तो वो इंटर का भी पेपर अपने हिसाब से ही क्वालिफाई करेंगे, आपसे ज़्यादा नंबर लाएंगे। जाहिर सी बात है क्योंकि वो ज़्यादा योग्य हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा की गंभीरता को समझते हैं कि परीक्षा कितने गंभीर स्तर पर होती है और हर अभ्यर्थी कितनी मेहनत करता है। अब एनटीपीसी सीबीटी 1 में जब लेवल वाइज पोस्ट जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि एनटीपीसी सीबीटी 1 सभी अभ्यर्थियों के लिए कॉमन होगा, और जिसमें इंटरमीडिएट के भी स्टूडेंट होंगे और ग्रेजुएशन वाले भी होंगे। जब ये चीज़ कॉमन थी तो ये मैटर ख़त्म हो जाता है कि परीक्षा का स्तर किस प्रकार का रहना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए कि इतना भी हैवी ना हो कि ग्रेजुएशन वालों को फ़ायदा हो जाए और इतना भी लो ना हो कि इंटरमीडिएट वालों को फ़ायदा हो जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब ग्रेजुएट और इंटरमीडिएट की तुलना होगी तो जो ग्रेजुएट का कैंडिडेट है वो ज़रूर इंटरमीडिएट क्वालिफाई करके ही ग्रेजुएट बना होगा। अगर इंटरमीडिएट क्वालिफाई करके ग्रेजुएट बना है तो उसके मतलब वो ग्रेजुएट होने के साथ साथ इंटर की भी योग्यता रखता है। और जब वो किसी ऐसी परीक्षा में बैठेगा कि जिसमें इंटर की भी क्वालिफिकेशन होती है तो वो जाहिर सी बात है अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। अब बात आती है कि इसमें हुआ क्या है। इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई है कि इसमें जो लेवल थे वो लेवल 5 पोस्ट थे। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, ये 5 लेवल के लिए एग्ज़ाम सीबीटी 1 कॉमन था, ऐसा नोटिफिकेशन में क्लियर है। ये बात 100% नोटिफिकेशन में आरआरबी के द्वारा क्लियर की गई है कि सीबीटी 1 पूरी तरीके से सभी अभ्यर्थियों के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ सभी अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें ग्रेजुएट और इंटरमीडिएट दोनों स्टूडेंट आते हैं, उनके लिए कॉमन है। अगर सीबीटी 1 कॉमन है तो इसका मतलब है कि पेपर का पैटर्न ऐसा रहेगा कि जो लड़का इंटरमीडिएट में है वो भी अच्छे से पेपर देगा और जो ग्रेजुएट में है वो भी पेपर देगा। और सिलेबस भी ऐसा होता है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तब भी आप वही पढ़ेंगे, अगर आप इंटरमीडिएट हैं तब भी वही पढ़ेंगे। रेलवे का पेपर बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि जो रिज़ल्ट आया है जब उसमें लेवल वाइज कट ऑफ डिक्लेयर की गई है तो अभ्यर्थियों का 20 गुना, ध्यान से समझिएगा कि अभ्यर्थियों का 20 गुना किस तरीके से डिसाइड किया गया है।
हर लेवल पे, हर वैकेंसी पे, हर एक पोस्ट का 20 गुना। आप इस बात को ध्यान से समझिए। क्योंकि इस बात को ध्यान से समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी मीडिया चैनल हो, कोई भी पत्रकारिता से कोई भी संबंधित हो, कोई भी जो न्यूज़ चलाता हो, कोई भी हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, या ये मैं समझता हूँ, ये मेरी समझ है कि कोई भी इस मैटर को सीरियसली नहीं ले रहा है। क्योंकि जब भी बात एजुकेशन की आती है, जॉब की आती है, तो कोई भी इस मैटर को सीरियसली लेता नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान में या भारत में, हमारे देश में रोज़गार एक बड़ा मुद्दा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इस पर अगर बात की जाएगी तो रोज़गार तो भाई कोई संभव ही नहीं है कि सब सरकारी नौकरी करें, और सरकारी नौकरी सबको मिल नहीं सकती है। तो इसलिए इस बात का कोई तूल ही नहीं है। क्योंकि जब आपके पास व्यूअर्स नहीं होंगे तो आपकी टीआरपी कैसे बढ़ेगी? मेन बात तो ये, आपको तो अच्छा मुद्दा चाहिए होता है, आपको दिखाने के लिए, हमको ये साबित करने के लिए कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, हमारे साथ कुछ नहीं सही हुआ है, उसको दिखाने के लिए हमको ट्विटर पे आंदोलन करना पड़ता है, ट्वीट्स करने पड़ते हैं, मिलियंस ट्वीट करने पड़ते हैं, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, तब जाके कहीं कहीं खबरें निकलती हैं। तब तो आप लोग को जानकारी होती है कि हाँ भाई, ये भी कोई परीक्षा हुई थी। लेकिन आप लोग इस बात को नहीं समझ सकते हैं। मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का जब पेपर सीबीटी 1 हुआ तो उसमें कॉमन एग्ज़ाम हुआ। इंटरमीडिएट वाले भी स्टूडेंट बैठे उसमें, और ग्रेजुएट वाले भी बैठे। और जब दोनों साथ में बैठे हैं तो पेपर का लेवल सेम था। पेपर का लेवल सेम था, कई शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ क्योंकि लगभग 55 लाख लोगों ने पेपर दिया। जब 55 लाख लोग पेपर देंगे तो कोई भी एग्ज़ाम एक शिफ्ट में कराना संभव नहीं है। तो अब आती है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया इसलिए ज़्यादा कठिन हो जाती है क्योंकि जिस पर वो निर्धारित की जाती है वो किसी के समझ में आता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं आता है कि उसका दो सबसे मेन फैक्टर ये है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया इस बात पर निर्धारित होती है कि हाईएस्ट परसेंटेज, जो 10% नंबर होगा, उसका एवरेज लिया जाता है। और एवरेज नंबर लिया जाता है, शिफ्ट का मैं बात कर रहा हूँ। मैं शिफ्ट की बात कर रहा हूँ कि जिस शिफ्ट में आपने पेपर दिया है उस शिफ्ट का हाईएस्ट एवरेज परसेंट क्या रहा है और एवरेज परसेंट क्या रहा है, तो इस पर निर्धारित किया जाता है। तो ये तो केवल चयन बोर्ड को ही पता होता है कि किस पर कितना परसेंट बना है या सबसे हाईएस्ट स्कोर किसने किया है और सबका मिला के कितना स्कोर बना है। तो नॉर्मलाइजेशन को डिसाइड करने वाले ये चयन बोर्ड वाले हैं। इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना नॉर्मलाइजेशन में कितने किसको कितने नंबर मिले हैं। ये एक लकी ड्रॉ है, आप ये समझिए। सीधी सी बात ये है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया एक लकी ड्रॉ है। लेकिन उस लकी ड्रॉ का निर्धारण आपके रॉ मार्क्स से भी होता है। क्योंकि अगर आपके 100 में से 30 नंबर आ रहे हैं तो वो 90 नंबर नहीं हो जाएंगे, ये बात हकीकत है। लेकिन अगर आपके 76 नंबर या 78 नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो बढ़ के 85, 86, 90 हो सकते हैं। इस बात को भी आप समझिए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि कट ऑफ इतना ज़्यादा क्यों चला गया। तो मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूँ कि कट ऑफ ज़्यादा जाने के कई फैक्टर होते हैं, जिसमें वैकेंसी, पोस्ट और कौन कितने अभ्यर्थी किस चीज़ के लिए आवेदन कर रहे हैं। जब ग्रेजुएट और 12th वालों को ये छूट दी गई कि आप कोई भी पोस्ट अपनी मर्ज़ी से भर सकते हैं, हमें ये सुझाव दिया गया कि आप अपने मर्ज़ी से सारी पोस्ट को एक साथ भी आवेदन कर सकते हैं और सिंगल सिंगल भी आवेदन कर सकते हैं। जब आप एक साथ आवेदन करेंगे तो एक ही फॉर्म में को केवल टिक लगाना है कि हमें कौन कौन सा पेपर देना है। आपने क्या किया कि जो ग्रेजुएट वाला है वो अपने ग्रेजुएट वाला भी फॉर्म भर दिया, और उसने क्या किया कि इंटरमीडिएट वाला भी टिक कर दिया। इंटरमीडिएट वालों ने क्या किया कि भाई जब वो ग्रेजुएट है ही नहीं या ग्रेजुएट होने जा रहे हैं तो वो केवल इंटरमीडिएट वाला पोस्ट भरेंगे। तो क्या हुआ कि ग्रेजुएट वाले जो कैंडिडेट थे उनको फ़ायदा इसलिए मिला क्योंकि उनकी एक तो वैकेंसी ज़्यादा है और वो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनको फ़ायदा हुआ। अब रही बात इंटरमीडिएट वालों की, तो इंटरमीडिएट वालों का जब सामना ग्रेजुएट वालों से होगा तो यानी कि एक तो उनकी पोस्ट भी कम है और उनको कम लेवल पे फाइट भी करना है, तो जाहिर सी बात है उनकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अब क्या हुआ कि जो दूसरा मुद्दा है, ये तो हो गया लेवल वाइज बात, आप हमारी बात को समझ गए कि बात ये है कि जब 5 लेवल में पहले से ही कहा गया है कि आप 5 लेवल के लिए पेपर दे सकते हैं, तो उसमें ये पहले से ही निर्धारित है कि आपका CBT 1 कॉमन होगा और CBT 2 लेवल वाइज होगा, जिसमें से आपको सेपरेट CBT देना पड़ेगा।
ये सही बात है कि एक कैंडिडेट को 5 पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर दिया गया, तो 5 सीटें मिलेंगी। जब 5 सीटें मिलेंगी तो उसको 5 एग्ज़ाम भी देना है। 5 एग्ज़ाम अगर वो देगा, CBT 2 की बात कर रहा हूँ मैं, तो जब 5 एग्ज़ाम वो देगा तो उसको ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं। 12th वालों को भाई अगर 3 पोस्ट है तो लेवल 2 और लेवल 3 के लिए ही क्वालिफाई हुआ, तो लेवल 2 और लेवल 3 का केवल 2 ही एग्ज़ाम देगा। तो जब वो 2 एग्ज़ाम देगा तो वो केवल 2 पोस्ट के लिए योग्य होगा। और जब जो ग्रेजुएशन वाला है वो 5 लेवल को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब उसको 5 एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, तो उसको अवसर ज़्यादा मिलेगा। जब ज़्यादा अवसर की बात हो रही है तो ज़्यादा अवसर इसलिए भी मिलेगा क्योंकि वो आपसे ज़्यादा योग्य है और आप उस रेस में दौड़ रहे हैं जिसमें ग्रेजुएट वाला भी है और 12th वाला भी है, तो प्राथमिकता उसको मिलती है जो आपसे ज़्यादा अनुभवी है। रही बात परीक्षा की, तो परीक्षा का स्तर CBT 2 में अलग अलग होगा, ये बात सामने आती है। अब अगली बात करते हैं कि इसमें 7 लाख लोगों को पास होना चाहिए। 7 लाख लोगों को पास क्यों होना चाहिए? क्योंकि रेलवे ने कहा था कि 20 गुना अभ्यर्थी होने चाहिए। 20 गुना अभ्यर्थी लेवल जो रेलवे ने कहा कि 20 गुना अभ्यर्थी तो हैं, लेकिन वो पूरी न्यू जो वैकेंसी है उसके 20 गुना नहीं है। उसके 20 गुना इसलिए नहीं है क्योंकि जो वैकेंसी है वो लेवल में डिवाइड है, और एक स्टूडेंट लेवल 2 के लिए भी लेवल 3, 4, 5, 6 ये सब के लिए ऑप्ट कर सकता है। तो जब ये ऑप्शन है और उसके नंबर भी ज़्यादा हैं तो एक ही स्टूडेंट 3 पोस्ट या 4 पोस्ट या 5 पोस्ट के लिए पास हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ अलग अलग बनी हुई। तो जब कट ऑफ अलग अलग बनी हुई हैं तो सीधी सी बात यही है कि वो 5 बार CBT 2 देगा। देगा इसलिए क्योंकि ये पहले से निर्धारित है, ऐसा नोटिफिकेशन में पहले से ही मेंशन है। रेलवे ने भी कई बार इस बात को क्लियरली कहा है कि ये चीज़ें पहले से होंगी। जो जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी एजुकेटर हैं, और सब लोगों ने ये बताया था। आप याद करिए, आप उनके पुराने वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो लोग अब क्या नहीं बता रहे हैं जो पहले बता रहे थे। क्योंकि जिन्होंने भी अगर नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा हुआ है तो वो ये समझते हैं कि CBT 1 सबको कॉमन देना है, जिसमें ग्रेजुएट और इंटरमीडिएट वाले भी हैं, और सबकी कट ऑफ लेवल वाइज बनेगी, अलग अलग बनेगी। अलग अलग बनने के बाद भी CBT 2 में जब प्रियोरिटी दी जाएगी तो ग्रेजुएट वालों को ज़्यादा दी जाएगी, और सबसे बड़ी बात जो होगी कि सब लेवल के लिए अलग अलग CBT 2 होगा। अब आती है बात कट ऑफ की। कट ऑफ ज़्यादा जाने का जो सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे बड़ा धक्का स्टूडेंट को लगा है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई। आप किसी भी परीक्षा के कट ऑफ निर्धारण करने वाले आप कौन होते हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं 100 में से 76 नंबर लाकर 90 नंबर लाकर फेल हो गया? आप ये नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हैं कि अगर कट ऑफ 80 नंबर गई है और मेरे 90 नंबर हैं तब मैं फ़ेल क्यों हुआ, ये पॉइंट आपका जायज़ है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि किसी भी परीक्षा में अगर कोई भी रिक्ति होती है या कोई नियुक्ति हो रही है तो उसमें अगर 100 नंबर का पेपर है और 100 नंबर पे जो सिलेक्शन हो रहा है वो 90 नंबर पर हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं किसी भी प्रकार से कि मैं फ़ेल हो गया इसलिए क्योंकि मेरे 80 नंबर हैं। ये आप नहीं कह सकते। आप ऐसा इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो पद हैं वो कम हैं, और हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के लिए 10 पद हैं, 10 पद के लिए केवल 10 ही अभ्यर्थी लिए जाएंगे, हो सकता है 15 लिए जाएं, तो 15 अभ्यर्थी आपसे ज़्यादा नंबर लाए हैं, इसलिए वो उनको पहले बुलाया जा रहा है। अगर उन 15 व्यक्ति आपसे कम नंबर लाते फिर उनको बुलाया जाता तो गलत होता। लेकिन जब आपसे ज़्यादा नंबर लाने वाले अभ्यर्थी मौजूद हैं, वो सामने हैं, तो उनको कैसे पीछे छोड़ दिया जाए? ये जो कट ऑफ का बवाल हुआ है, ये हम आपको सही बता रहे हैं, ये कट ऑफ का बवाल हुआ है यूट्यूबर्स के कारण। कि जो टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने कट ऑफ की प्रिडिक्शन इतनी कम कर दी, इतनी कम कर दी, इवन जो लड़का पेपर दे के आ रहा है वो भी ये नहीं कह पा रहा है कि यार इतनी कम तो नहीं ही जा सकती। क्योंकि जो पेपर देता है उसके अंदर एक मनोभावना पैदा होती है कि वो अगर 70 नंबर या 75 नंबर ला रहा है तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन यूट्यूबर्स ने क्या बताया कि यूट्यूबर्स ने ये बताया कि आपकी कट ऑफ 50 नंबर जाएगी, 55 नंबर जाएगी, 56 नंबर जाएगी। तो जब एक बार 50 नंबर, 55 नंबर, 56 नंबर लाने वालों का मोरल बूस्टअप हो जाता है, तो आप ये देखेंगे कि जो लोग
50 नंबर 56 नंबर ला रहे हैं, तो जब रिजल्ट घोषित हुआ तो क्या हुआ कि जिनके 80 नंबर थे, 72 नंबर थे, 76 नंबर थे, वो क्वालिफाई हो गए। लेकिन जिनके 65 नंबर, 60 नंबर, 64 नंबर हैं, वो फेल हो गए। तो क्या हुआ कि जब एक बार इनको ये पता लग गया कि भाई मेरे नंबर तो 50 थे, सर ने बताया था कि हम क्वालिफाई हो जाएंगे और आज हम फेल हो गए, तो इन लोगों के मन में धक्का पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि अब किया क्या जाए। तो जब NTPC CBT 1 का पेपर हुआ तो उसमें 55 लाख लोगों ने पेपर दिया। तो 55 लाख लोगों ने अगर पेपर दिया तो उसमें से 53 लाख लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, केवल 3 लाख लोग ही क्वालिफाई किए। तो जब 3 लाख लोग क्वालिफाई किए हैं वो तो खुश होंगे, लेकिन जो 52 लाख लोग या 53 लाख लोग फेल हुए हैं वो नाराज़ होंगे। और वो जब नाराज़ होंगे तो उनका कुछ ना कुछ कारण होगा, क्योंकि भाई उनको तो बता दिया गया कि आप तो 40 नंबर पे पास हो, लेकिन उनको ये नहीं बताया गया कि कट ऑफ डिसाइड करने वाले टीचर्स नहीं होते हैं, स्टूडेंट नहीं होता है, RRB बोर्ड होता है, या जो परीक्षा ले रहा है वो होता है। तो जब इस तरीके की बात होती है तो आपको अपने आप पर संयम रखना पड़ेगा। संयम रखने के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप कट ऑफ का निर्धारण नहीं करते हैं। कट ऑफ का निर्धारण RRB बोर्ड या जो भी नियुक्ति कर रहा है वो करता है। अब सबसे बड़ी बात इसमें से एक आई, बहुत से नारे वायरल हो रहे थे, मैं देख रहा था कि किसान बिल वापस हो गया, NTPC रिजल्ट रिवाइज नहीं हो सकता। सही बात है, अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छा देख रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताइए कि किसी बात पे अगर कोई चीज़ सही है तो उसका कोई समर्थन नहीं करता है, तो जो चीज़ गलत है उसका समर्थन कैसे होगा। तो इसके लिए आपको एक भीड़ चाहिए, और वो भीड़ कहाँ से मिली कि 53 लाख लोग फेल हैं, और वो फेल हैं तो उनके नंबर कम है इसलिए फेल हो गए, ये बात मैं मानता हूँ। तो अगर उनके नंबर कम है और उनको हवा किसने दी, कोचिंग वालों ने, यूट्यूबर्स ने क्या बताया कि भाई तुम्हारे तो 65 नंबर है, तुमको तो क्वालिफाई हो जाना चाहिए था, 20 गुना लोगों को लिया ही नहीं तभी तो तुम क्वालिफाई नहीं हुए। तो जब 20 गुना लोगों को नहीं लिया तभी तो तुम क्वालिफाई नहीं हुए। तो ये क्या हुआ, ये मैटर किसी ने नोटिफिकेशन में तो आपको बताया नहीं होगा, लेकिन नोटिफिकेशन में ये पहले से क्लियर है कि कैसे कैसे रिजल्ट बनेगा, कैसे कैसे क्या होगा, इस सारी चीज़ें डिसाइड है। तो फिर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई। अब जब आपको चीज़ें समझ में आने लगी हैं तो आप चाहते हैं कि फेरबदल हो। फेरबदल हो तो क्या हो कि जब कोई भी बात होगी तो आप क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, ट्विटर कैंपेन करेंगे। जाहिर सी बात है आपको करना भी चाहिए। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, मैं किसी के समर्थन में नहीं हूँ, मैं बस अपनी बात रख रहा हूँ। अब क्या हुआ कि जो सबसे बड़ा मैटर हुआ उसमें ये हुआ, अब आगे ये हुआ कि आपने इतना विरोध कर दिया, इतना मतलब बवाल काट दिया सभी लोगों ने, स्टूडेंट्स ने जाहिर तौर पर, कि रेलवे ने अपना जो CBT 2 और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला था उसकी घोषित तिथि को कैंसिल कर दिया। जब घोषित तिथि कैंसिल हो गई तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पेपर फिर जल्दी होंगे। फिर से हो सकता है आपको ट्विटर कैंपेन करना पड़े, हो सकता है आपको फिर से कहना पड़े कि हमारा एग्ज़ाम लो, हमारा एग्ज़ाम लो, हम तो पेपर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये चीज़ें तो आपने ही पैदा की। आप बवाल कर रहे हैं, आप हर चीज़ कर रहे हैं, फिर आप चाहते हैं कि रेलवे बोर्ड समय से करे। अब रेलवे बोर्ड समय से करने के लिए वो तो और आलसी आया है। लेकिन अब क्या हुआ कि अब एक कमेटी गठित हो गई, अब आप उस पर अपनी राय देंगे, और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट देनी है वो 4 मार्च को देनी है। 4 मार्च को जब रिपोर्ट आएगा तो उसके बाद फिर उस पर विवेचना होगी, फिर उसके बाद उसका निर्धारण किया जाएगा। फिर परीक्षा नियंत्रित करने के लिए जो अथॉरिटी होती है या परीक्षा करवाने वाली जो एजेंसियां होती हैं उनको सूचना दी जाएगी। फिर कहीं जाके आपका अप्रैल या मई में पेपर होगा। तो पेपर तो डिले हो गया। और अब आई बात ग्रुप डी की। ग्रुप डी का तो पेपर अभी शुरू ही नहीं हुआ, वो भी तो 2019 से पड़ा हुआ है, उनके वाले तो और लटक गए। अब सबसे बड़ी बात आई, ग्रुप डी में CBT 2 इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जब नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है, आप लोग की कमी है कि आप लोग नोटिफिकेशन ठीक से पढ़ते नहीं हैं। नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि RRB को ये राइट है कि वो चाहे पेपर को सिंगल शिफ्ट में ले या डबल शिफ्ट में ले, जिसमें CBT 1 CBT 2 भी हो सकता है। ये पहले से ही लिखा हुआ है, लेकिन आपने सोचा कि नहीं पिछली बार ऐसा हुआ था तो इस बार भी ऐसा होगा। तो ये हर बार ऐसा नहीं होता ना, जब RRB ने पहले ही कह दिया है कि ये सिंगल स्टेज एग्ज़ाम भी हो सकता है, मल्टी स्टेज एग्ज़ाम भी हो सकता है। तो जब ये मल्टी स्टेज एग्ज़ाम है
तो इसमें हो सकता है वो CBT 2 कराएं। मैं इसका बात का समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि CBT 2 होना चाहिए, लेकिन आप ये बताइए कि जब रेलवे में केवल 55 लाख लोगों ने पेपर दिया है, NTPC CBT 1 की बात कर रहा हूँ, और उसमें से 53 लाख लोग फेल हो गए। तो जब 53 लाख लोग फेल हो गए तो उसके बाद जो असंतोष पैदा हुआ, रिवाइज रिजल्ट की मांग पैदा हुई, उसमें लोग यही कह रहे हैं कि गलत आया, गलत आया। गलत कैसे आया भाई? रेलवे बोर्ड ने चयन किया, रेलवे बोर्ड ने रिजल्ट जारी किया, आप फेल हो गए, आप बाहर हो गए। आपने क्या किया कि आपको लगा गलत हुआ हमारे साथ। भाई फेल होने वाला यही समझता है कि हमारा नंबर कम था इसलिए हमें नहीं लिया गया। ये तो सही बात है, नंबर से कम था, नहीं नहीं लिया गया आपको। लेकिन कभी आपने इस बात पर भी गौर किया कि आपसे ज़्यादा नंबर पाने वाले लोग हैं? अब ग्रुप डी की बात आती है। ग्रुप डी में जब पेपर होगा तो 1 करोड़ 25 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। जब 1 करोड़ 25 लाख में से मैं मानता हूँ 75 लाख लोग पेपर देंगे, और जैसा कि उसमें कहा गया है कि हम केवल 1 गुना या 2 गुना लोगों को ही बुलाएंगे भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मेडिकल के लिए और सारी चीज़ों के लिए। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4.5 गुना, कितने लोगों को बुलाएंगे? मैं कहता हूँ 10 गुना बुला लो। 10 लाख लोग ही तो होंगे, 1 लाख भर्ती है ना, 1 लाख भर्ती है तो 10 लाख लोग ही बुलाए जाएंगे। बाकी जो 1 करोड़ में से अगर 10 लाख लोगों को बुलाया गया तो जो 90 लाख लोग होंगे वो तो विरोध करेंगे ना। तो फिर विरोध जब होगा तो ये होगा कि भैया हम फिर से कमेटी बनाएंगे, कमेटी फिर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, तब आप रिपोर्ट की समीक्षा होगी, फिर आपकी नियुक्ति होगी। तो ये तो हर बार का हो गया है कि आप ये चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा चीज़ें हो। अब जब सबसे ज़्यादा चीज़ें होंगी तो उसका सबसे आसान, रेलवे भी अपना पक्ष रखता है। रेलवे को क्या चाहिए? रेलवे को चाहिए ये कि कोई उसका समर्थन करे, और ज़रा सा उसको मौका मिले तो वो डिले कर दे एग्ज़ाम को। तो जैसे ही मौका आपने दिया, NTPC CBT 1 का रिजल्ट आया, उसका विरोध हुआ और रिजल्ट डिले हो गया। तो रिजल्ट डिले हो गया तो भाई एग्ज़ाम डिले हो गया। जब अब ग्रुप डी में क्या होगा? ग्रुप डी में CBT 1 है तो पहले ये पेपर होंगे, तो ये तो कम से कम 3-4 महीने चलेंगे, क्योंकि 1 करोड़ फॉर्म है। जब 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म है तो 3-4 महीने एग्ज़ाम चलेगा। अब उसके बाद फिर कहीं जाके रिजल्ट आया तो फिर उसमें कहीं CBT 2 इंट्रोड्यूस कर दिया तो फिर 6-7 महीने डिले हो जाएगा। और फिर 6-7 महीने बाद जब आप कहेंगे कि हमारा रिजल्ट दो, हमारा रिजल्ट दो, तो वो ये कहेंगे कि भैया इतनी जल्दी हम रिजल्ट बना नहीं सकते हैं, तो हमें तो 1 करोड़ लोगों का रिजल्ट बनाना है। तो जब नियुक्ति होगी फिर बवाल होगा, हर बार बवाल होगा। क्यों ऐसा होता है? आप इस बात को समझिए। आप लोग पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पेपर दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग पास होंगे, क्योंकि सीटें भाई 1 लाख हैं, तो 1 लाख लोगों को ही रोज़गार मिलेगा, ये तो हकीकत की बात है। तो जब 1 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा तो 1 लाख लोग ही क्वालिफाई करेंगे, और जिनके नंबर ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये रेस है, इसमें जिसके नंबर ज़्यादा उसकी नौकरी। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे 70 नंबर हैं तो मुझे नौकरी नहीं मिली। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर कट ऑफ 80 गई है तो मेरे 90 नंबर है तो मैं क्यों फेल हुआ। इस बात पर ध्यान से समझिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा योग्य लोग आगे हैं। रेलवे के पास ऐसे योग्य लोग हैं, तभी तो वो आपको फेल कर रही है। लेकिन इस बात का निर्धारण आप नहीं कर सकते हैं। आप इस बात को ध्यान से समझिए और सोचिए। अब आते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आप लोग अपनी राय कमेटी को भेजिए, ईमेल के द्वारा भेजिए, सब कुछ अच्छे से लिखिए, क्या मैटर है क्या नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या वो अभ्यर्थी अपनी राय नहीं देंगे जो लोग क्वालिफाई हुए हैं? आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि मैं ये मानता हूँ कि अगर फेल होने वाले स्टूडेंट अपनी राय दे रहे हैं तो वो स्टूडेंट भी राय देंगे कि जो लोग पास हुए हैं। वो लोग तो, जो लोग पास हुए हैं वो ये कहेंगे कि भैया नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा हुआ था, तो ऐसा ही एग्ज़ाम हुआ, ऐसा ही रिजल्ट आया, तो आपने तो हमें पहले क्वालिफाई कर दिया। अब फिर आप कह रहे हो कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से रिजल्ट होगा, इतने लाख लोग और आएंगे, तो आप तो हमारा कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। हमें तो पहले ही इतने लोगों को हराना पड़ा। भाई 55 लाख लोग में से अगर 3 लाख लोग क्वालिफाई करेंगे तो हमने, जाहिर सी बात है, 52 लाख लोगों को हराया, तभी तो हम आगे आए। अब फिर आप कह रहे हो कि नहीं 2 लाख लोगों को और हराओ, फिर कैसे? तो ये तो कंपटीशन बढ़ा दिया। तो आप ये समझिए कि ये केवल एक टाइम डिले होना है और कुछ होना नहीं है। रेलवे सिर्फ़ और सिर्फ अपने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही काम करेगी, और जिस नोटिफिकेशन को कमेटी भी मानेगी। कमेटी क्या करेगी? कमेटी ने सीधा सीधा कहा है कि हम ये देखेंगे कि जांच प्रक्रिया सही तरीके से हुई है कि नहीं हुई है।
अगर रिजल्ट सही तरीके से दिया गया है तो उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। अगर गलत दिया गया होता तो इतना ज़्यादा तो होता नहीं है। गलत दिया गया होता तो कैसे होता? जब नोटिफिकेशन के कारण ही इतना बवाल हो गया है कि आधे लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा, आधे लोगों ने नहीं पढ़ा, और पढ़ने के बाद फिर क्या कहा कि नहीं इस तरीके से है, इस तरीके से है। अब जब पूरा सब चीज़ सामने आ रही है तो एक एक चीज़ उसमें से पढ़ रहे हैं सब लोग। तो आपको ज़रूरत ये है कि खुद समझदार बनिए, किसी के भरोसे मत बैठिए, अपना खुद से नोटिफिकेशन पढ़िए, खुद से फॉर्म भरिए, खुद से मेहनत करिए और खुद से पढ़ाई करिए। मैं मानता हूँ कि आज पढ़ाई की जगत में यूट्यूब का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन मैं इस बात को ही मानता हूँ कि जो चीज़ें जितनी एडवांस होती हैं, खतरा उसमें उतना ही बड़ा होता है। ये कहीं ना कहीं आपको अगर मोटिवेट भी करती हैं तो एक तरफ आपको डिमोटिवेट भी करती हैं। इसलिए आप लोग जब भी कोई भी चीज़ करिए, किसी भी चीज़ किसी भी प्रकार से, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तब भी आप खुद सोचिए। अगर आपको कुछ करना है, कोई विरोध प्रदर्शन करना है, किसी का समर्थन करना है, तो खुद एक बार सोचिए कि क्यों मैं इस बात का समर्थन करूं और क्यों मैं इस बात का विरोध करूं। घर से बाहर निकलिए तो ये इस बात को ज़रूर सोचिए कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या ये मेरे लिए उचित होगा। और रही बात जिन स्टूडेंट्स को गिरफ़्तार किया गया है, जिन लोगों के साथ एक्शन लिया गया है, मेरी संवेदना है उनके साथ। मेरी संवेदना उन अभिभावकों के साथ है जो अपने बच्चों को एक उम्मीद से देखते हैं और ये सोचते हैं कि ये बच्चा अगर नौकरी पा जाएगा तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये भी समझता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी एक बुराई क्या है कि लोग सरकारी नौकरी को बहुत बड़ा हौवा बना दिए हैं। सरकारी नौकरी बहुत बड़ी हौवा चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। आप मेहनत करिए, आपको मिलेगी नौकरी, ज़रूर मिलेगी। आपकी मेहनत कहीं ख़राब नहीं जाती है। आज जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, कभी आप उनकी हिस्ट्री पढ़िए। वो कई परीक्षा क्वालिफाई करके सरकारी नौकरियों को लात मार के पढ़ाना उन्होंने चुना। आज उस सरकारी नौकरी जिस पर वो सिलेक्ट हुए थे उससे अधिक कमा रहे हैं। जिस नौकरी को आज जिस नौकरी के लिए आपकी वो तैयारी करवा रहे हैं, उस नौकरी को वो लात मार चुके हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने ये देखा कि इस नौकरी को हम पा तो सकते हैं लेकिन हमें करना नहीं है। करना क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ज़्यादा पैसा कमाना है, और ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए हमको भीड़ चाहिए होगी। तो कैसे मिलेगी? शिक्षा सबसे बड़ा व्यापार है इस दुनिया में। आप पढ़ाइए, सबसे ज़्यादा पढ़ाइए। आप ट्यूशन के नाम पे फ़ीस लीजिए, कोचिंग के नाम पे फ़ीस लीजिए, पढ़िए, बच्चा पढ़ेगा। अब 100 लड़के पढ़ेंगे, उसमें से 10 ही तो क्वालिफाई होंगे। 10 क्वालिफाई होंगे तो फिर क्या होगा कि 90 लोग जो है फिर आपके फिर बैच में एडमिशन लेंगे। उनका तो व्यापार चल ही रहा है, वो लोग भी पढ़ेंगे। लेकिन मैं इसको बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि ये कोई भी इतना साधु नहीं है कि आपकी फ्री में सेवा करेगा। तो इसलिए आपको फ्री में कुछ नहीं चाहिए होता है। आपको जब भी चाहिए होता है तो आपकी एक कीमत होती है, आपका एक एफर्ट होता है, हर चीज़ करना पड़ता है। तो आप खुद से समझिए क्या सीख रहे हैं, क्या करना है और क्या करेंगे। ठीक है? इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि ये लास्ट ऑप्शन है। ज़िंदगी में नए नए ऑप्शन आते रहते हैं, आपको भी करना चाहिए, खुद को भी करना चाहिए और सब लोग करिए। धन्यवाद।